हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जी दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। तो कल की चिंता छोड़ो, आज परफॉर्मेंस करो, बेटर बनने की कोशिश करो। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। दोस्तों, ये महामैराथन महारिवीजन लेकर मैं प्रेजेंट हो गया हूं। आगे बढ़ने से पहले 3 काम करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आल्सो। तो चलिए दोस्तों, आज के फिगर ऑफ स्पीच के महामैराथन को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं सिमिली क्या होती है, उपमा अलंकार क्या होता है। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट of different kind which have at least one point is common. The words as, like, or, so are used for comparison. दोस्तों, सिमिली एक ऐसी अलंकार है जिसमें उपमा अलंकार के 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। क्या कहा गया? उपमा अलंकार 2 भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है और उसमें क्या होता है, दोनों में एक गुण समान होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सन का पर्सन से कराएंगे और थिंग्स का थिंग्स से कराएंगे, तभी क्या होगा, आपका ये फिगर ऑफ स्पीच बनेगा। जी दोस्तों, पहला देखते एग्जांपल, वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन स्ट्रिंग। यहां पर लाइक मिला, इसका मतलब दिस इज क्या है, सिमिली है। इट ड्रॉपेड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। दोस्तों, यहां पर एज मिला इसलिए सिमिली है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, यहां पर भी क्या है, सिमिली है। और देखते हैं, द साउल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दिस इज वेरी फेमस लाइन। एंड दोस्तों, यहां पर भी लाइक मिलने से यहां पर एक गुण का समानता मिल रहा है, इसलिए दिस इज फिगर ऑफ स्पीच। देखते हैं, सिमिली की पहचान के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला क्या है, दो वस्तु ऑब्जेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा, दोनों में से कम एक बात का गुण समान हो। और तीसरा, समानता प्रकट करने के लिए एज, लाइक एंड सो का प्रयोग हुआ हो। यदि तुलना एक ही जाति के 2 वस्तुओं में की गई है तो वहां पर सिमिली नहीं हो सकती, वहां पर कंपैरिजन होगा। जैसे ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां पर ही की तुलना हिज ब्रदर से की गई है जो कि एक ही जाति के हैं। यह केवल तुलना कंपैरिजन है, उपमा सिमिली अलंकार का प्रयोग नहीं है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि मेटाफर क्या होता है। इंप्लाइड सिमिली से जानते हैं। इंप्लाइड सिमिली माने जो वर्ड्स आप सिमिली में यूज कर रहे थे यहां पर हट जाएंगे, सीधी वही चीज मान लिया जाता है। जैसे देखते हैं, इन मेटाफर द थिंग्स compared are related as one and the same and the words of comparison as like and so are not uses. मेरे प्यारे दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज, लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंक्लूजन दोस्तों ये निकलता है कि जो रूपक अलंकार होता है वो इंप्लाइड सिमिली होता है। क्या होता है? इंप्लाइड सिमिली, मतलब उसे मान लिया जाता है कि वही चीज है। जैसे कि देखिए, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमिली, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। इट डज नॉट लाइक सिमिली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट एज another but takes that for the granted as if the two things were one। मतलब 2 चीजें एक हो जाती हैं। जैसे कि देखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ को मान लिया गया क्या, ड्रीम, लाइफ ही ड्रीम है। द कैमल इज द सीप ऑफ द डिजर्ट, यहां पर जो कैमल है वो कैमल ना होकर के उसमें समाहित हो गया है डिजर्ट। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास किसमें समाहित हैं? शेक्सपियर कालिदास हैं। द न्यूज वाज डैगर टू हिज हेड, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजे। दोस्तों, देखते हैं कि सिमिली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज, लाइक अथवा सो की उपस्थिति से स्पष्ट है कि 2 विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। वे एक बात में समान, सिमिलर, पर एक ही आइडेंटिकल के नहीं है। मेटाफर में तुलना इतनी पूर्ण होती है कि 2 वस्तुएं एक ही हो जाती हैं तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जी दोस्तों, आपने समझ लिया कि सिमिली जो होती है और मेटाफर जो होती है, दोनों में अंतर क्या है। एक में सिमिली में एज, लाइक, सो का यूज करते हैं, जबकि मेटाफर में इसका यूज नहीं करते हैं। सिमिली को का ही जो मेटाफर क्या है, इंप्लाइड सिमिली कहलाता है। तो दोस्तों देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन क्या है, मानवीकरण। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण। देखते हैं, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट्स ऑफ एज
पर्सन हैविंग लाइफ। मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। जी दोस्तों, जैसे देखिए अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस टाइम, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। क्या समझा आपने? यहां पर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई विचार होता है उसे मानवीकरण की तरह हम बना देते हैं। स्पष्टीकरण में हम समझ सकते हैं, उपयुक्त वाक्य में अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अदृश्य वस्तु है जो खटखटाने का कार्य कर रही है, जबकि खटखटाने का कार्य जीवित प्राणी करता है। अतः इस वाक्य में क्या है? अपॉर्चुनिटी का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। जी दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए, एंग्जायटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। क्या किसी के फेस पर एंग्जायटी बैठ सकती है? लव इज ब्लाइंड, क्या लव ब्लाइंड हो सकता है? जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। A lie has no legs but patience to prevent that murmur soon replies। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एपोस्ट्रोफी क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संबोधन, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, मतलब ये मृतक, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं, एपोस्ट्रोफी वह अलंकार होता है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा मिलता है। और इसमें दूसरी चीज देखते हैं कि इसमें आपको मृतक, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है? एपोस्ट्रोफी अलंकार के द्वारा मृतक जो है अनुपस्थित या मानवीकरण के किए हुए कार्य विचार को संबोधित किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है? ओ डेथ कम सून, आपने समझ लिया। उपयुक्त में लिबर्टी या तथा डेथ को नाम से संबोधित किया गया है, जैसे जीवित व्यक्ति को मोहन अथवा हरि कहकर संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी के अंतर को समझते हैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि मानवीकरण में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं, जबकि एपोस्ट्रोफी में संबोधन में किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान करके उसे संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीमोरन क्या होता है? विरोधाभास। This figure of speech to object two opposite qualities are added to the something। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण को दिखाया गया, जैसे he is regular, irregular। क्या समझ में आ रहा? Life is better, sweet, ठीक है। He was feeling sweet pain। एक साथ इसमें क्या होगा? विरोधाभास मिलेगा, स्वीट भी है, पेन भी है। इट इज ए ओपन सीक्रेट, ओपन भी है, सीक्रेट भी है। जेम आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, देखिए एक शब्द विपरीत शब्द मिलेंगे एक साथ। दूसरा देख रहे हैं, ही हैविंग अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलेंस, ठीक है। यहां पर आपने क्या समझा कि यहां पर देखिए लिखा है कि आई हैव नथिंग, ही हैथ ऑल, कुछ न होते हुए सब कुछ है। मतलब इसमें विरोधाभास मिलता है। क्या मिलता है? विरोधाभास। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में विरोधाभास, एक शब्द का दूसरा शब्द विरोधाभास में मिलता है, जैसे ग्रेट लॉर्ड ऑफ थिंग्स एट ए प्रे टू ऑल। आगे देखते हैं, दिस आइडली बिजी, आइडली भी है, बिजी भी है, रोल देयर वर्ल्ड्स वे। हाइपरबोल क्या होता है? बड़ा प्यारा सा फिगर ऑफ स्पीच है, जब आपको लगे कि कहीं पर बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को कहा जा रहा है तो वो हाइपरबोल होता है। इन हाइपरबोल थिंग्स आर सो एज ग्रेटर और लेस बेटर और वर्ज देन दे रियली आर। कहते हैं कि इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा बना करके कहा जाता है। जैसे हमने कहा, आई सा एट 10,000 कि मैं 10 किलोमीटर तक देख सकता हूं, ठीक है। मैं अपने हाथ की मुट्ठी में क्या कर सकता हूं? समुद्र का जल भर सकता हूं। तो ये सब क्या है? एक अतिशयोक्ति है दोस्तों। ये सब क्या है? एक अतिशयोक्ति है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब कि जो चीज संभव नहीं है वैसी चीजों को आप क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। और यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन से बिल्कुल ये क्या है? डिफरेंस है। इसमें सीधे तौर पर होता क्या है दोस्तों? इसमें सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा क्या किया जाता है?
हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति होती है। तो दोस्तों आपको क्लियर भी हो गया होगा कि हाइपरबोल क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑनोमाटोपोइया क्या होता है? ध्वनि सूचक। देखिए दोस्तों, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है। साधारणतः भिन्न भिन्न पक्षियों, जानवरों तथा वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जा सकता है। आई बैबल्स ऑन द पेबल्स, जैसे बीज हम। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण है कि बैबल माने कंकड़ पत्थरों पर नदी के बहने की कलकल की ध्वनि प्रकृति की आवाज को दर्शाता है। उदाहरण में हम शब्द में मधुमक्खी के भिन भिनाने का बोध है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आपने देखा द कैट म्यू, कुक्कू कुक्कू स्कू, द स्नेक हिजेज इन द बस, मर्मरिंग ऑफ इनुमिरेबल bees, crunch grunt goes to hog, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ ए पार्टिंग डे। तो जहां पर आपको साउंड की ध्वनि मिलती है शब्दों से, वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है बेटा? वो होता है फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमाटोपोइया। द नेक्स्ट वन इज दैट, देखते हैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है एनाग्राम। दोस्तों क्या नाम है? एनाग्राम। द टर्म एनाग्राम मीन्स होता है इंटरचेंज ऑफ द लेटर्स। सो थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड्स अ न्यू वर्ड्स इज क्वाइंड टू गिव अ न्यू सेंस। बता रहे दोस्तों कि एनाग्राम का मतलब ये होता है कि जो आपके पास शब्द होता है उस शब्द से जब नया शब्द बन जाता है वही क्या होता है? एनाग्राम। जैसे कैट का हमने क्या बना दिया? एक्ट। कैट का हमने बनाया एक्ट, गॉड का क्या बनाया? डॉग। तो इस चीज को आपने समझ लिया कि द टर्म एनाग्राम मींस इंटरचेंज ऑफ लेटर, शब्दों का परिवर्तन होता है। सो थ्रू दिस फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड, इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा जो पहला शब्द होता है इसको बदल करके एक नए शब्द में चेंज करते हैं। तो इसको भी जान लीजिए। पोलाइसाडेटन क्या होता है? द टर्म पोली इज प्रेफिक्स विच मीन्स होता है एक्सेस, मोर होता है, मोर आर एक्स्ट्रा। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द एक्सेस यूज ऑफ द कंजंक्शन इन अ पोएटिक लाइन दैट इट इज नीडेड। बता रहे दोस्तों कि इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज तब किया जाता है जब किसी सेंटेंस में अधिक से अधिक कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दैट, होल्ड एंड, स्नीप एंड, फीड, कीप नॉट टू मीट। ये टेनिसन का है। यूलिसीज का देखिए आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट। एनाग्राम क्या है दोस्तों? एनाग्राम क्या है जो कि मैं बता चुका हूं। अब एसाइडेटन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एसाइडेटन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपका सफर एक बन रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सफर बन रहा है इसको जान लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि लाइटोटीज क्या होता है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि लाइटोटीज क्या होता है। लाइटोटीज माने अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का अपोजिट होता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू कन्वे एनी पॉजिटिव सेंस थ्रू द नेगेटिव वर्ड। दोस्तों जब भी कभी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, जैसे अब देखिए ही इज नॉट अ फूल, कि जब जो है निगेटिव से पॉजिटिव का सेंस लिया जाता हो तो वहां पर लाइटोटीज होगा। वहां पर क्या होगा? लाइटोटीज होगा। ही इज नॉट ए अननोन मैन, यहां पर भी देखिए क्या है? अननोन नहीं है तो क्या है? नोन है। मूर्ख नहीं तो क्या है? इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव वर्ड से पॉजिटिव सेंस लिया जा रहा है, इसलिए क्या है? लाइटोटीज है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है चाइस्मस क्या होता है। चाइस्मस, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड व्हेन टू वर्ड्स ऑफ एनी पोएटिक लाइंस आर रिपीटेड ट्वाइस टू फॉर्म अ कंप्लीट पोएटिक लाइन ओनली टू गिव स्ट्राइकिंग इफेक्ट। बता रहे दोस्तों कि जब कोई ऐसी पंक्ति, जब उसको दोबारा जो है जहां एंडिंग हो रही है वहां से शुरू किया जा रहा है तो दिस इज क्या है? चाइस्मस। समझने की कोशिश करिए। मैकबेथ की पहली लाइन है फेयर इज फाउल। देखिए यहां पर फेयर इज फाउल है एंड फिर क्या है? फाउल इज फेयर। जो अच्छा है वो गलत है, जो गलत है वही क्या है? अच्छा है। मैकबेथ की लाइन है, मतलब ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। जॉन किट्स ओड और ग्रेशियन है। तो आपने समझने की क्या कोशिश की कि फेयर वर्ड पहले सेंटेंस पहले में क्या है? पहले आया है, लेकिन हम बाद वाले में देख रहे हैं वो कहां पर आया है? बाद में आया है। और फाउल जो है बाद में आया तो वो पहले हो गया है। अब एक प्रश्न यहां से आपका बनता है, बड़े प्यार से समझिएगा। अटेंशन,
अलिटरेशन क्या होता है? Alliteration. This figure of speech is used in the repetition of similar consonant sound in a particular line. मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में सिमिलर जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट का वो बार बार रिपीट होता है। आइए देखते हैं। A strong man struggle ब्रेवली विद द स्टॉर्म। देखिए पहले में यहां पर यस मिला कॉन्सोनेंट, फिर यस मिला कॉन्सोनेंट, फिर क्या मिला? यस मिला कॉन्सोनेंट। तो ऐसा एलिटरेशन होता है। जैसे बर्ड ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसमें क्या मिल रहा है? आप देख सकते हैं यफ है, यफ है, यफ है, 3 टाइम्स यफ मिला है। अब यहां पर देखिए कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। देखिए सी इसमें मिला है, फिर आगे सी मिला है, फिर देखिए यहां पर क्लॉथ में मिला है। आगे हम देख सकते हैं द फॉलो, फॉलोड, फ्री, यहां पर देखिए एफ मिला, एफ मिला, एफ मिला, द रिदम है। तो दोस्तों आपने समझा कि अलिटरेशन क्या होता है। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड। जब सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, तो वही क्या होता है? अलिटरेशन होता है। तो इसे भी गलत मत करिएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट देने के लिए पीएस क्लासेस जाना जाता है और आपका स्नेह प्यार बना रहेगा तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एंसोनेंस, एंसोनेंस क्या होता है? देखिए दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द कंट्रास्ट ऑफ द अलिटरेशन। इट मींस द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड इन अ पर्टिकुलर लाइन। ये जो है एंसोनेंस जो है आपके अलिटरेशन का क्या है? अपोजिट है। उसमें बार बार रिपीटेशन किसका हो रहा है? कॉन्सोनेंट का। इसमें बार बार रिपीटेशन किसका होगा? वाउल्स का होगा। जैसे देखिए एलॉन, एलॉन, ऑल एलॉन। पहले में क्या है? ए, दूसरे में क्या है? ए, फिर क्या है? ए, फिर क्या है? ए। एलॉन, ऑन, वाइड, वाइड, देखिए क्या है? ए है। इसका मतलब एंसोनेंस तब आप समझिएगा जहां पर वाउल साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा होगा। तो फिर कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंस क्या होता है? दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर सच फ्रेजेज which are formed by the compound words as alliteration. alliteration के compound words से बनेगा। जैसे देखिए the watchman work is properly, और यहाँ पर देखते हैं couple cart। देखिए यहाँ पर सी सी दोनों में है और दोनों से क्या है? कपल कार्ड बना है। तो जब आपको कॉन्सोनेंस तब कहा जाता है जब आपको एलिटरेशन मिले, और एलिटरेशन का मतलब एक ही कॉन्सोनेंट वर्ड कई बार मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो वहां से एक नया वर्ड्स बनेगा। जैसे कपल काट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? वॉचमैन वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू वॉचमैन है, यहाँ पर क्या है? वर्क है। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। पन माने होता है पैरोनोमेसिया। दोस्तों दिस फिगर ऑफ स्पीच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैरोनोमेसिया which means होता है near name. According to Nesfield, this figure consists in a play on the various meaning of a word. पन तब होता है ना बेटा, पन मन तब होता है जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार। तो दोस्तों ये सफर था, हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पर डील किया और उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह प्यार मुझे मिलेगा और ये चैनल सबसे नंबर 1 पोजीशन में जाएगा, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के लिए ये जाना जाता है। साथ में आपको ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज के साथ ही तमाम हिंदी के बेहतरीन कंटेंट भी दे रहा है। साथ में और भी विषय के कंटेंट आपको मिलेंगे। तो अपना स्नेह प्यार बनाए रखिए और दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये काम करना बिल्कुल मत भूलें और आप सभी को अभी से ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक to pass the best rank, to get the best rank in CTET 2020। दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और आप किसी से कम नहीं मानिएगा। आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। अभी पेपर से संबंधित एक वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है कि किन किन बातों का ध्यान देना है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करिए और एंड तक आपने देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन।